स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्प प्रश्न, जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। केवल क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेंगे बल्कि डिस्कस भी करेंगे। आप इनको ध्यान से सुनते जाइए, इनकी प्रैक्टिस करते जाइए, आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अशक्तता का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रश्न है कि बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से समझते हैं और पहचानते हैं क्या? जिनको अधिगम अशक्तता होती है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो बच्चे दृश्य और शब्द को अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं, या बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, मतलब उनका आईक्यू कम होता है, या फिर बच्चों को एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। कौन सा लक्षण है इसमें अधिगम अशक्तता का? तो हम लोग, आप बताइए, इसमें से 4 लक्षण दिए गए हैं, इसमें कौन सा लक्षण है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी को बताता है? तो ये हमारा आंसर है 4D। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में और वर्णों में भ्रम होता है। एक समान दिखाई देने का मतलब हुआ कि उनको B, D दिखता है, B और D में दिक्कत होती है। वॉज लिखा हो तो उनको 100 दिखता है। इस तरह का जो लेटर है उसमें भ्रम होता है। तो ऐसे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अशक्तता वाले बच्चे इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव का जो ह्यूमन ग्रोथ होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है कि किस दोनों के योगदान का परिणाम है, आपको बताना है। तो अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, वंशक्रम एवं वातावरण का, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि मानव का विकास जो है वो, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ज्यादा प्रभाव होता है। हेरिडिटी का प्रभाव ज्यादा होता है, फिर जिस माहौल में वो बढ़ता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका आंसर होगा वंशक्रम एवं वातावरण का। वंशक्रम और वातावरण पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की प्राथमिक आवश्यकताओं को कौन सी आवश्यकता से भी जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, या मनोसामाजिक। तो प्राथमिक आवश्यकता क्या है? प्राइमरी नीड क्या है? फूड, शेल्टर, तो भोजन, पानी और रहने की जगह। तो ये आवश्यकताएं किससे जुड़ी हुई हैं? दैहिक आवश्यकताएं हैं, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उससे जुड़ी हुई ये आवश्यकताएं हैं, इसलिए इन्हें दैहिक आवश्यकता भी कहते हैं। सबसे पहले इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तब आगे हम, फिर मैस्लो का आपने देखा होगा कि पहले दैहिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं, धीरे धीरे करके एक एक लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण में सम्मिलित है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन में सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। कल्चरल संचरण मतलब कि कल्चर का आगे बढ़ाना, और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, जो कल्चर के खिलाफ जाते या कल्चर को नहीं मानते उनको निरुत्साहित करना। दूसरा, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, इमोशनल सपोर्ट देना। तीसरा है व्यक्ति का व्यक्तित्व
विकास करना, और चौथा है बच्चों के लेवलों में समायोजित करना, मतलब अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं ना, तो उनको एडजस्ट करना। तो सामाजिकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज में रहने के लिए जाता है, ठीक है। तो समाज में जब भी वो रहने जाता है तो वो व्यक्ति को सामाजिक भूमिका निभाने के लिए जो तैयार करना होता है, उसके लिए उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। तो इसलिए सामाजिकरण में सम्मिलित है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, ताकि वो समाज में जो उसकी भूमिका है और समाज को जो उससे अपेक्षाएं हैं वह उसे पूरा कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ठीक है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। किस स्टेज का ये कथन है? पियाजे ने 4 स्टेज बताए हैं। पहला है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। फिर है प्रारंभिक संचालन क्रिया, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 0 से 2 इयर्स का है सेंसरी तंत्रिका। ये 0 से 2 इयर्स में होता है, ठीक है। ये 2 से 7 साल में होता है। और मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से 11 साल में, और ये होता है 12 ऑनवर्ड, ठीक है। 12 साल से आगे 12 ऑनवर्ड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। तो पहले हम पियाजे का चारों स्टेज को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोग हर बार जब पढ़ते हैं तब इसको समझते हैं, और इसको आपको बहुत समझ के और याद करके रखना है, क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन आना ही है पियाजे का। ये चारों स्टेज से क्वेश्चन आएगा ही। तो पहला जो है सेंसरी तंत्रिका तंत्र जो होता है, तो उसमें बच्चा जो होता है वो 0 से 2 साल का होता है, और केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रिया तथा ज्ञान इंद्रियों से, जो आँख नाक जीभ त्वचा, ये सब जो है ना, इनसे केवल ध्वनि स्पर्श रस गंध का अनुभव करता है, और उसे शारीरिक क्रिया स्व केंद्रित होती है। केवल उसे अपने से मतलब होता है, अपनी संवेदना से मतलब होता है। तो इसे संवेदी तंत्रिका तंत्र का स्टेज कहते हैं, या सेंसरी मोटर स्टेज, या संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, इसको पूर्व संक्रियात्मक क्रिया भी कहते हैं, और इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बताते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा स्व केंद्रित नहीं होता, बल्कि दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। ये 2 से 7 साल का बच्चा हो जाता है तो दूसरों से संपर्क करता है, बात करता है, खेलता है, नकल करता है, अनुकरण करता है, चित्र देखकर और भाषा के माध्यम से सीखता है। और इस एज में जनरली निर्जीव को सजीव समझता है, लेकिन कुछ संख्या का भी ज्ञान इसको हो जाता है, जोड़ घटाव ये कर पाता है, और इसको नॉलेज होता है, पर सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं होता है, क्रमबद्ध नहीं होता। तो ये स्टेज की ये विशेषता हुई प्रारंभिक संचालन क्रिया। मूर्त संचालन क्रिया को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसमें तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। उस समय विद्यालय जाता है, वस्तु को समझता है और घटना को समझता है। वस्तु घटना सब में समानता और अंतर समझ आता है, उसको वर्गीकरण कर सकता है, कौन सा वस्तु किस वर्ग में है, किस ग्रुप का है, एनिमल है कि फ्लावर है, कि ये सारी चीजें तो 2 से 7 में भी कर लेता है, लेकिन वो वर्गीकरण करता है, एक जैसी चीजों को एक साथ रखता है, तर्क करना सीखता है। तो तार्किक रूप से घटना और वस्तु के बारे में वो सोच सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मूर्त संचालन प्रक्रिया। तो पियाजे के चरणों में जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो यही होगा कि इसी स्टेज में बच्चा जो है सो तार्किक रूप से सोच सकता है। तो इसका आंसर ये हुआ, लेकिन अभी हम चौथा भी समझ लेते हैं। हर बार रिवाइज करने से ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इसे औपचारिक संचालन प्रक्रिया या फॉर्मल
ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा तार्किक चिंतन करता है, समस्या समाधान करता है, वास्तविक और अवास्तविक में भेद करता है, मतलब उसका ग्रोथ, मेंटल लेवल का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है और वह परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, उसका मानसिक परिपक्वता उसकी होने लगती है। तो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है किस स्टेज में? मूर्त संचालन प्रक्रिया की अवस्था में, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, नेगेटिव नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं। सिंपैथी रखने से क्या होता है कि वो बच्चे से कड़ाई नहीं कर पाएंगे और उसको सीखने में और मदद नहीं कर पाएंगे। अग्रोन्मुखी और तटस्थ, तो बच्चों को सिखाने में माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी हो, आगे बढ़कर सिखाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छा सीखें, क्योंकि पहला वो घर में जो सीखते हैं उसी के आधार पर फिर वो आगे अपना अचीव करते हैं। तो इसलिए अग्रोन्मुखी होना चाहिए माता पिता की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से जो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं उनको क्या होता है कि उसके लिए उनको बाह्य प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि वैसे बच्चे क्या करते हैं, भूख लगी खाना खा लिए और अच्छा काम करेंगे, अच्छा होमवर्क करेंगे या स्कूल का काम करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होता है कि स्वेच्छा से जब वो कार्य करते हैं तो उसके लिए उनको बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता, कोई लालच नहीं दिया जाता, कोई दंड का डर नहीं दिखाया जाता। तो इसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं वो किसी बाह्य प्रेरणा, पुरस्कार या सजा से प्रभावित होकर कार्य नहीं करते। तो आंतरिक प्रेरणा में से जो बच्चे कार्य करते हैं उनके लिए कौन सा सही नहीं है? तो उनके लिए कौन सी धारणा सही नहीं है? तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, सही है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके पसंद का कार्य होता है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो इसलिए उनको किसी का दबाव नहीं होता है, वो अपने मन से करते हैं तो वो चुनौती भरे कार्यों को भी करना पसंद करते हैं। लेकिन चौथा जो है कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो चुनौती भरा कार्य करेंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसमें उन्हें सफलता मिले। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे बहुत कार्य करते हैं और बार बार करते हैं, असफल होने पर भी करते हैं, इसलिए इसमें ये विशेषता उनके लिए सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। अवधारणा क्या होता है? किसी भी विषय में मन में जो विचार होता है, जो अमूर्त विचार होता है, जो मानसिक दर्शन होता है, उसमें उसका विकास जो होता है उसका मुख्य रूप से क्या हिस्सा है? अवधारणा के विकास का मुख्य रूप से जो हिस्सा है उसको कौन सा विकास है? अवधारणा का विकास बौद्धिक विकास में होता है, शारीरिक विकास उससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास जुड़ा है या संवेगात्मक। तो जब भी अवधारणा मन से जुड़ा है तो मन और बुद्धि, जो चीज मन और बुद्धि से जुड़ा है तो उसका मुख्य रूप से हिस्सा क्या होगा? बौद्धिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं, संवेगात्मक भी नहीं, यहाँ पर होगा बौद्धिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है? टीचर्स बोलता जाता है, बच्चे सुने या ना सुने कोई जरूरी नहीं होता। प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो टीचर का काम क्या है? पढ़ाना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो सर्वोत्तम जो है
ये है कि विद्यार्थियों को सदैव प्रेरित करना, टीचर बच्चों को एनकरेज हमेशा करते रहे, मोटिवेट करते रहे, ये सबसे अच्छा है, सबसे पॉजिटिव, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है और टीचर जब स्टूडेंट के लिए कुछ करता है तो वो हमेशा प्रेफरेबल होता है। शिक्षावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं। तो क्या होता है कि शैशवावस्था में जो बच्चे 0 से 2 इयर्स के होते हैं उस समय उनके सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरफ होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित होते हैं, केवल अपनी संवेदना से और शारीरिक क्रिया से स्व केंद्रित होते हैं और जो उनके ज्ञानेंद्रिय हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा उससे ही संबंधित होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों के मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है उससे प्रेरित होते हैं, उस समय संरक्षित या संज्ञानात्मक या संवेगात्मक नहीं होते हैं। वह स्व केंद्रित बच्चा होता है और केवल बॉडी के रिक्वायरमेंट से जुड़ा होता है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी क्या है? स्पीयरमैन ने क्या 2 फैक्टर थ्योरी दिया है जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर बताए, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी क्या है? जनरल जी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जी एक जनरल ट्रेट है जो सब में होता है, जी फैक्टर सब में होता है और एक व्यक्ति दूसरे से अलग कैसे होता है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर से। तो जी तो सबके पास हुआ और स्पेसिफिक फैक्टर जो हुआ वो एक किसी के पास कोई एक कला है, किसी के पास 2 कला है, कोई गायन भी करता है, कोई पेंटिंग भी करता है, कोई ड्राइंग भी, कोई डिबेट में भी भाग लेता है। तो जितना भी स्पेसिफिक फैक्टर होगा वो वहां जुड़ता चला जाएगा। तो लेकिन ये जी फैक्टर सब में होता है। तो ये जी क्या है? स्पीयरमैन की परिभाषा में आनुवांशिक बुद्धि है, हेरिडिटरी, उत्पादक बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है या वैश्विक बुद्धि है। तो ये सामान्य बुद्धि है जो सबके पास होता है और उसके साथ जो व्यक्ति में अलग होता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक बुद्धि में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे वो एक दूसरे से अलग होते हैं या अलग तरह के कार्य कर पाते हैं। तो वो स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी का जी फैक्टर है और एस फैक्टर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? हमने अभी बताया। तो जी पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है? पहला तो अवस्था देखो, इसको ऊपर नीचे कर दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो पहली अवस्था है संवेदी गतिक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक जो ये 0 से 2 इयर्स के बच्चे के लिए है संवेदी गतिक, और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए है, और मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 और ये 12 से आगे 12 ऑनवर्ड। तो इस संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब उसको ऊपर नीचे केवल कर दिया गया था। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? किशोरावस्था में बच्चे सब कुछ चेंज हो जाता है, बॉडी में, इमोशंस में, मेंटल लेवल में, शारीरिक क्षमता में, विचार में, फिर धार्मिक भावना, हीरो वर्शिप, बहुत तरह की चेंजेस आते हैं। तो बिल्कुल नया जन्म होता है और उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये किसने कहा था? ये स्टैनली हॉल का कथन है। ठीक है, स्टैनली हॉल ने इसे कहा था कि किशोरावस्था में मानव की श्रेष्ठतर विशेषताओं का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक नियमों पर आधारित है?
कोलबर्ग का हम लोगों ने पढ़ा है। कोलबर्ग का सिद्धांत में उन्होंने 3 स्टेजेस बताया था ना, एक बताया था पूर्व पारंपरिक, दूसरा था पारंपरिक और तीसरा था पश्च पारंपरिक। ठीक है, ये नहीं था, 3 स्टेजेस थे और हर अवस्था में 2-2 स्टेजेस थे। ये लेवल है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक, मतलब पश्चात पारंपरिक। तो इसमें कौन सी अवस्था में पूर्व पारंपरिक में क्या होता है बच्चों का, जो दिमाग होता है या उनका कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में हर बच्चा क्या होता है, 2 लेवल, उसमें स्टेजेस जो बताए हैं उसमें 2 लेवल में पूर्व पारंपरिक में 2 स्टेज होता है। पहला होता है कि दंड या पुरस्कार, कि डर से बच्चा पहला स्टेज में काम करता है। ठीक है, कि डांट पड़ेगी तो नहीं करेगा, और बड़ाई मतलब डर से काम करता है, मतलब डर के मारे वो काम नहीं करता है, या फिर पुरस्कार की लालच में काम करता है। दूसरा है अहंकार, तो दूसरा स्टेज है, उसमें ईगो सेंट्रिक हो जाता है, और वो क्या करता है, ईगो सेंट्रिक नहीं होता, मतलब अहंकार का स्टेज है, उसमें झूठ बोलना, चुरा कर खा लेना। उस समय उसका आधार होता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, किसी तरह से हम अपना काम कर लें, इसके लिए वो झूठ भी बोल लेता है या कोई चीज चुरा कर भी खा लेता है। तो वो हुआ सेकेंड स्टेज। फिर पारंपरिक में क्या होता है, पारंपरिक में भी 2 स्टेज है। ये लेवल जो है इसमें पहला स्टेज में बच्चा क्या होता है, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए काम करता है, अच्छे काम करता है कि लोग उसे गुड बॉय कहें और गुड गर्ल कहें। और फिर दूसरा स्टेज क्या होता है कि उस स्टेज में वो समाज में जो भी नियम है, समाज की व्यवस्था का सम्मान करता है और उसको मानता है। तो इसके अनुसार दूसरे का अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा और पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों के आधार पर व्यक्ति का निर्णय होता है। तो ये पारंपरिक अवस्था हुआ ना, कि पारंपरिक अवस्था का सेकेंड स्टेज, जिसमें वो सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करता है, प्रशंसा भी पाना चाहता है, पहला स्टेज का, दोनों को मिलाकर। तो इसका आंसर तो हो गया पारंपरिक। और तीसरा जो स्टेज है पश्च पारंपरिक, उसको भी हम लोग समझने। पश्च पारंपरिक में क्या होता है कि सामाजिक समझौता, व्यक्ति क्या करता है कि समाज के नियमों का पालन करता है। क्यों पालन करता है पश्च पारंपरिक में पहला स्टेज में, क्योंकि वो जानता है कि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, इसलिए हमें समाज के नियमों का पालन करना है। लेकिन पश्च पारंपरिक का अगला स्टेज जो आता है, जिसको छठा स्टेज हम मानेंगे, तो उसमें क्या है कि वो नैतिकता के प्रति थोड़ा उसका दृष्टिकोण बदलता है, वो परिपक्व होता है, फिर उसका विवेक काम करने लगता है। वो जो भी नियम है उनका पालन करता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि इस नियम के पालन से अगर गलत हो रहा है तो उसमें वो सुधार की भी कोशिश करता है। तो इसे हम पश्च पारंपरिक कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा, पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित होता है। ये पारंपरिक स्टेज में होता है, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसे प्री कन्वेंशनल हुआ, ये कन्वेंशनल, और ये हुआ पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो कोलबर्ग का ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का 3 लेवल है और उसके अलग अलग स्टेज हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें क्या होता है कि टीचर एक यूनिट को पढ़ाता है, फिर उसका टेस्ट लेता है, फिर उसका फीडबैक बच्चों को मिलता है, फिर बच्चे पढ़ते जाते हैं। हर यूनिट को पढ़ाने के बाद टीचर टेस्ट लेते जाता है, तो वो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उस फाइनल एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करता है। तो इसमें जो है कौन सा, उसमें मौखिक प्रश्न हो सकता है, टीचर पूछ सकता है मौखिक प्रश्न, ओरल टेस्ट लेता है, उसके बाद सत्र परीक्षा इसका उपकरण नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टर्म एंड एग्जाम नहीं होता है, ये यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, क्विज होता है और असाइनमेंट होता है, ये सारी चीज होते हैं। लेकिन टर्म एंड एग्जाम जो होता है वो समेटिव असेसमेंट में होता है, योगात्मक आकलन में होता है, इसलिए ये इसका आंसर होगा सत्र परीक्षा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? ठीक है, तो पहले हम सब वाद को एक एक करके समझ लेते हैं। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्या बोलता है? वाटसन का दिया हुआ सिद्धांत है, 1913 में उन्होंने दिया था। 1930 में व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन ने दिया था। 1913 में वाटसन का दिया हुआ सिद्धांत है व्यवहारवाद। ठीक है, तो व्यवहारवाद क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसकी निजी अनुभूति या उसके भीतरी अनुभूति पर आधारित नहीं होता है। वह उसका व्यवहार क्या है? माहौल से निर्देशित होता है, वो बाह्य माहौल से प्रभावित होता है। ठीक है, संज्ञानवाद क्या है? संज्ञानवाद कॉग्निटिविज्म भी कहते हैं, कॉग्निटिविज्म। इसमें मन को सिद्धांत समझने का एक सिद्धांत है, इसे 1950 में दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है? ये व्यवहारवाद का विरोध करता है और ध्यान भाषा का प्रयोग करके, मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने, स्मृति, धारणा, समस्या को हल करना, ये सारी चीजें जो है इस तरह की मानसिक प्रक्रियाओं का एक समूह है ये। ठीक है, ये क्या है कि ध्यान, भाषा, स्मृति, धारणा, ये सब जो मानसिक प्रक्रिया है, इन सबको का समूह जो समस्या के समाधान के लिए किया जाता है या मन को समझने के लिए जो किया जाता है, इस एक सिद्धांत बनाया गया, उसे हम संज्ञानवाद कहते हैं। रचनावाद क्या है? रचनावाद जो है उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। यही वाद है बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का, स्वयं ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रचनावाद। रचनावाद क्या बताता है कि ये सिद्धांत में सीखना एक सतत और सहज सामाजिक प्रक्रिया मानता है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाला क्या करता है? जिस वातावरण में रहता है उसके साथ इंटरैक्ट करता है, अंतर्क्रिया करता है और अपने अनुभवों से सीखता है, अंतर्क्रिया करता है और उससे ज्ञान प्राप्त करता है। वो बच्चे जो होते हैं वो आसपास की चीजों से जुड़े होते हैं, खोजबीन करते हैं, हर चीज में सवाल पूछते हैं, फिर करके देखते हैं। ये सब बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो रचनावाद जो है वो क्या है? बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है, या सीखने सिखाने का सिद्धांत है, जिसमें छात्र क्या करते हैं? ज्ञान की रचना कैसे करते हैं? वातावरण से अंतःक्रिया करके। इसलिए इसका आंसर है रचनावाद। ठीक है, और ज्ञानवाद क्या है? ये विचारों और धार्मिक प्रणालियों का एक समूह है जो कि पहली और दूसरी शताब्दी के बीच मौजूद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? फ्रॉबेल ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया था शिक्षा के क्षेत्र में? उन्होंने कौन सी व्यवस्था दी थी? किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन में क्या होता है कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का स्कूल बनाया था, जिसे बाल विहार कहा जाता है। ये छोटे बच्चों के लिए स्कूल था। उस 1837 में इसका आंसर है किंडरगार्टन। पहले मैं इसको टिक कर दूं, फिर इसके बारे में बताती हूँ। ये 1837 में जर्मनी में बनाया गया था। उसमें क्या था कि बच्चों के लिए, जिनके माता पिता दोनों नौकरी करते थे, वैसे बच्चों को स्कूल में इस किंडरगार्टन बाल विहार में डाला जाता था। उन्हें खेल, गायन, ड्राइंग, म्यूजिक, ये सब गतिविधियों के आधार पर एक स्कूल जाने के पूर्व शैक्षिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए बनाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जन्म ये फ्रॉबेल का बहुत बड़ा देन है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट विधि क्या है और पब्लिक स्कूल क्या है, ये भी हम जान लें। पब्लिक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकार के द्वारा फंडेड होता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता थे किलपैट्रिक। ठीक है, और किलपैट्रिक, और इसको
डीवी ने इसको इंट्रोड्यूस किया 18वीं शताब्दी में। ठीक है, जॉन डीवी का भी नाम ही इसके साथ, वो पैट्रिक के शिष्य थे, जॉन डीवी। ठीक, ये परियोजना विधि इन्होंने बच्चों को एक यथार्थ जीवन का एक भाग जो विद्यालय में पूरा किया जाता है उसे हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। बच्चे स्वयं प्रोजेक्ट चुनते थे और वो ऐसा प्रोजेक्ट चुनते थे, ऐसी समस्या को चुनते थे जिसका की जो उद्देश्यपूर्ण समस्या हो, और बालक और शिक्षक इसमें दोनों क्रियाशील होते हैं। और इसमें क्या होता है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाता है, जीवन से जुड़ी समस्या को वो लोग प्रोजेक्ट विधि के सहारे बनाते थे या उसमें उसको सॉल्व करते थे, उस पर प्रोजेक्ट बनाते थे, और इससे बच्चों में टीम स्पिरिट बढ़ती थी, सद्भावना और कोऑपरेशन बढ़ता था। तो ये, और एक है विकलांगों की शिक्षा। विकलांगों की शिक्षा में फ्रॉबेल का योगदान नहीं था और विकलांगों की शिक्षा की पद्धति अलग है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है, क्या राय है? यहाँ होगा आपकी क्या राय है। ठीक है, आपकी क्या राय है? शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर होगा कि शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहली शिक्षिका माँ होती है। पहला टीचर कौन होता है? घर। किसी भी बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है, इसीलिए बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? सबसे ज्यादा क्या होगा? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, कोऑर्डिनेशन में कठिनाई नहीं, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और कहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। इस सब चारों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस बच्चे को जो 12 साल के बाद जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करने लगता है तो उसे समकक्षी जो उसके बच्चे हैं उनके रिकमेंडेशन के लिए बेचैनी होती है कि वो बच्चे उसके उम्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि उसमें सारी किशोरावस्था के बदलाव आने लगते हैं, तो उसे अपने समवयस्क के अनुमोदन की आवश्यकता लगती है और इसके लिए उसमें बेचैनी भी होती है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्यों? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में बालिकाएं समर्थ हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। नहीं, किसी भी सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में बालिकाएं ही सक्षम है, क्योंकि घर में अगर महिलाएं किसी परिवर्तन को लाना चाहे तो सब लोग फिर उसको मानते हैं, क्योंकि बालिकाएं हर चीज को कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक संचालित कर सकती हैं, महिलाएं बल्कि कहा जाए। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे संभव हो सकता है? आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द के प्रयोग से। आपके ज्ञान से प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका बहुत ज्यादा ज्ञान है और आपके सुनने वाले जो हैं वो मूड हैं, तो फिर आपकी बातें उनको समझ ही नहीं आएगी। तो आपके विस्तृत ज्ञान से प्रभावी संप्रेषण नहीं है। जोर से बोलने से भी संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी बहुत जोर से बोला गया शब्द क्लियर नहीं होता। श्रोता के स्तर को जानकर, यस, श्रोता के स्तर को जब आप जान जाएंगे कि आपके श्रोता किस लेवल के हैं, तो उनसे आप संप्रेषण उनके लेवल पर जब करेंगे तब आपका संप्रेषण प्रभावी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा श्रोता के स्तर को जानकर। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? हर्बर्ट के, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, चलो कोई नहीं। तो इसमें भी आंसर टिक किया हुआ है, पहले से ग्रीन किया हुआ है। तो हार्वर्ड ने
सीखने के 5 चरण बताए। उन्होंने ये क्या, उनका ये जो 5 सिद्धांत है, 5 चरण जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है और ये क्रमबद्ध है, शिक्षा विज्ञान में उपयोगी है। इसमें क्या क्या है, पहले पाठ योजना, जब आप पढ़ाने जाएंगे तो किसी को सिखाने जब जाएंगे तो उसके 5 चरण है। सबसे पहले आपको क्लास में जब जाएंगे तो प्रस्तावना, लेसन प्लान जो बनता है उसके 5 चरण है, प्रस्तावना और उद्देश्य करता है कि आपने सबसे पहले प्रस्तावना बनाना है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसको प्रस्तावना, उसके बाद क्या उद्देश्य है आपके पढ़ाने का, फिर आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, फिर उनका पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ेंगे और फिर दोनों ज्ञान को मिलाकर पहले के ज्ञान को लेवल को जानते हुए फिर नया ज्ञान उसमें डालकर उसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे और उसके बाद फिर उनको पढ़ाने के बाद सामान्यीकरण करने के बाद फिर उनको असाइनमेंट, सामान्यीकरण कैसे होगा, तो उनसे आप जो पढ़ाए उसके बारे में फिर आप संक्षेप में बताकर फिर उनसे पूछेंगे और उसके बाद उन्हें होमवर्क देंगे। तो ये 5 चरण हर्बर्ट ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा की भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। भौतिक वातावरण, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, मतलब एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, दोनों पर रोकथाम करना होगा, तभी कक्षा का भौतिक वातावरण बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। दोनों को चेक करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कक्षा में शोरगुल हो रहा है, क्लास में पहुंच गए, कैसे कंट्रोल करेंगे। शांत होकर एक बच्चे पर नजर डालना, बार बार कहना कि बात मत करो, बात मत करो, या शोरगुल में ही पढ़ाई शुरू कर देना, या विद्यार्थियों से भी ऊंची आवाज में बोलना। ये संभव है, उतने सारे विद्यार्थियों से ऊंची आवाज में आप कैसे बोल पाओगे। तो क्या है कि आप चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और एक बच्चे को आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो बच्चे धीरे धीरे खुद भी शांत हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है ए, शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना। फिर अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो प्रयोजनवाद विचारधारा, जिसको हम प्रैग्मैटिज्म भी कहते हैं, ठीक है, प्रैग्मैटिज्म विचारधारा के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। ठीक है, उनका कहना था, ये नवीनतम विचारधारा है, उनका मानना था कि जो हमारी वस्तु विषयक धारणाएं हैं और उनके संभावित व्यवहारिक परिणामों की धारणाएं होती हैं। अतः किसी विचार को सही समझने के लिए, मतलब कोई भी विचार सही है या गलत, इसको समझने के लिए प्रैग्मैटिज्म में या प्रयोजनवाद में कहा जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। कोई भी बात, किसी भी विचार को सही समझने के लिए उसका जो रिजल्ट आएगा, प्रैक्टिकल जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका परीक्षण आवश्यक है। यह जो विचारधारा है ये किसी शाश्वत सत्य में नहीं विश्वास करता। उनका कहना है कि सभी मूल्य और सत्य देश, काल और परिस्थिति में बदलते रहते हैं। देखिए, आपको एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हर मूल्य और सत्य बदल गया इस कोरोना में। मंदिर भी बंद हो गए, लोगों के रिश्तेदारी भी खत्म हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, शादी के सारे खर्चे बंद हो गए, लोग अकेले घर में शादी हो गई, मतलब सारी मूल्य और जो भी सत्य जो सनातन काल से चला आ रहा था सब बदल गया, पूजा पाठ सब बंद हो गया, सारा चीज चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, तो देश, काल और परिस्थिति से बदल गया। तो यही प्रयोजनवाद है। उनका कहना है कि यह केवल उपयोगिता पर विश्वास करता है प्रयोजनवाद, और केवल जीवन से इसका जीवन से संबंध है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, किसी चीज से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये विलियम जेम्स का देन है, इस विचारधारा के प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, कौन सी विधि को जन्म दिया।
प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद की देन है, जिसमें क्या होता है कि हम बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, जीवन से संबंधी समस्या का समाधान के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें वो मिलजुल कर काम करते हैं और वो समस्या का हल निकालते हैं या किसी प्रोजेक्ट में वो जाकर कार्य करते हैं और उसमें उनका सहभागिता और अच्छी अच्छी भावनाओं का विकास होता है। टीम स्पिरिट, सहयोग, सहकारिता, सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्रियाशीलता बढ़ती है और जो भी समस्या दिया जाता है प्रोजेक्ट विधि में वो उद्देश्यपूर्ण होता है। तो प्रयोजन विधि से प्रोजेक्ट विधि आया। प्रयोजनवाद ने प्रैग्मैटिज्म में प्रोजेक्ट मेथड आया। व्यवसायिक शिक्षा क्या है? व्यवसायिक शिक्षा में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें कि बच्चे कमा सकें, जिस शिक्षा को प्राप्त करके नौकरी प्राप्त हो। शिक्षा की खेल विधि क्या है? खेल खेल में पढ़ाना। ये छोटे बच्चों को पढ़ाने की विधि है कि जिसमें खेल खेल में रंग कलर सिखा दिया गया, एनिमल्स, बर्ड्स सबके नाम सिखा दिए जाते हैं। और बेसिक शिक्षा क्या है? बुनियादी शिक्षा, जो कि गांधी जी का दिया हुआ था, जो ये गांधी जी जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों जोड़ा था और शिक्षा में धनार्जन को भी उन्होंने लगाया था। तो बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम से भी जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत होती है? तो आप बताइए अभ्यास से क्या होता है? जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं कोई चीज तो आपके ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग मिलती है। कोई भी चीज का बार बार अभ्यास करने से ज्ञानेंद्रियां ट्रेंड होती हैं। ठीक है, अगला है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या करती है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है। खेल खेल में सिखाना क्या क्रिएटिविटी को रोकती है या अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? यहाँ पर प्रवृत्ति में टी छूटा हुआ है, प्रवृत्ति को दबाती है, तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक है। खेल माध्यम से शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे को खेल का ये पढ़ाई का दबाव महसूस नहीं होता है, वो खेल खेल में चीजें सीख जाता है और उसे पढ़ाई का कोई डर नहीं होता, ना टीचर का डर होता है। खेल के माध्यम से जो भी सिखाया गया उसे वो सहज रूप में सीख लेता है और ये मनोवैज्ञानिक भी है। प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीधा से लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। धन खर्च करने से और कानून से नहीं होगा, विदेशी मदद से भी नहीं। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो पॉलीथीन फेंकना या कचरे फेंकना या ज्यादा बिजली का प्रयोग करना, ऊर्जा की खपत करना, ये सारी चीजों को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक वो प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए इसके लिए लोगों को जागरूक करना सबसे जरूरी है। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कभी नहीं, हाँ कभी कभी, संभवतः। क्या आंसर होगा? हमारी सारी क्रियाओं को हमारा मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है कि नहीं? क्योंकि माइंड जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा हमारा बॉडी कुछ नहीं करेगा। जो भी हमारा एक्शन होता है वो माइंड के इंस्ट्रक्शन पर होता है। इसलिए इसका आंसर होगा हाँ। मतलब हाँ का हाँ, हमारी सारी क्रियाओं को हमारा मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।